गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। चैनल आपका प्रिय डेली न्यूज़ इंडिया 1.0। दोस्तों, बात करेंगे आज हम हूतीस ने जब से पिछले हफ्ते से क्लस्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल शुरू किया है, नेतन्याहू परेशान हो गए हैं। और परेशान इसलिए भी हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनके कोई भी जो कमांडर्स होते हैं उनको आज तक क्या कहते हैं कि कभी भी आ, जिसे इजराइल जो है मार नहीं पाया है। जेडी वेंस की बात करेंगे जो इस पूरे के पूरे तरह से इस पक्ष में है कि भारत के ऊपर पनिशमेंट करने वाले जो हैं सारे के सारे जो टैरिफ हैं वो लगाए जाएं। और इंडिया ने भी लॉबिंग स्टार्ट किया अमेरिका में, लेकिन उतनी पेमेंट नहीं कर रहे हैं जितनी पेमेंट एक्चुअली करनी चाहिए थी। और साथ में एक जिसको सांप का नाम दिया गया है, जी हाँ, सांप का नाम किसने दिया है? सांप का नाम दिया है साहब एलॉन मस्क ने। नाम है सर्जियो गौर। उसको भारत के अंदर किस लिए भारत में अमेरिका का राजदूत बनाया गया है, यानी कि एक किस्म से कहा जाए तो एम्बेसडर बनाया गया है। मुझे लगता है कि ये सवाल जो है ना वो बड़ा अहम है और इस सवाल का जो जवाब है वो इतना आसान नहीं होगा। तो इसके साथ ही हम बातचीत करेंगे आपके साथ में। और एक और इशू है कि जहाँ पर मोदी जी की एक डिग्री की बात बड़ी हो रही है, एक नकली डिग्री की बात हो रही है। अब ये कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई इसको दिखाया ना जाए। इंपॉर्टेंट खबर है एक्चुअली वो। मैंने थोड़ा सा उसका इशू पहले वर्ड व्यू में भी बताया है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। और नाम तो नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पहले से हुई है, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन भी हूं तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले एक खबर ले लेते हैं कि अल्टीमेटली मोदी जी की जो डिग्री है उसके ऊपर जो हाई कोर्ट दिल्ली ने कहा कि मोदी जी की डिग्री नहीं दिखानी चाहिए। भाई, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप डिग्री क्यों दिखा रहे हैं उनको? वो तो पैदा ही नहीं हुए, वो तो बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं हुए हैं। उन्होंने तो खुद ही कहा कि मैं तो बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं हुआ। तो उस आदमी ने तो ये बता दिया कि मेरे माँ बाप भी नकली हैं, सारे भाई बहन भी नकली हैं, सब कुछ है, मैं तो ऊपर से टपका हूँ भाई। तो वो तो अपने आप को गॉड कहते हैं ना। तो अब गॉड की डिग्री कैसे दिखाई जा सकती है? और बेचारे जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वो क्या करेगा? जुडिशियल सिस्टम के बस की कुछ है ही नहीं। वो तो वही करते हैं जो मोदी जी चाहते हैं। और मैंने कल परसों भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि आप लिख कर रख लीजिएगा कि मोदी की डिग्री दिखाने का ऑर्डर हमारी जुडिशरी नहीं देगी। जो मर्जी हो जाए वो नहीं देगी, क्योंकि इतना प्रेशर है ऊपर से कि आप ये नहीं ऑर्डर देंगे। तो अगर आप ऑर्डर देंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि ये व्यवस्था ऐसी है मोदी की कि ये हर किसी को बर्बाद कर देगी। आपने देख लो धनखड़ का क्या हाल किया उसने। मोदी जी ने धनखड़ का क्या हाल किया। अमित शाह से जब क्वेश्चन पूछा गया, कहता वो अपनी गलती से गए हैं तो उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं और उसको रिजाइन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि किस किस्म का यह राज है। मैं तो इसको माफिया राज कहता हूं। और माफिया राज से सबके पैर कांप रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के पैर कांप रहे हैं, आधे से ज्यादा मीडिया के पैर कांप रहे हैं, और तो और न्यायपालिका के पैर कांप रहे हैं। मैं तो खुद कहता हूं, ओपनली कहता हूं कि न्यायपालिका जस्टिस नहीं दे पा रही, जजमेंट नहीं दे पा रही है। एक के बाद एक ऐसे चीफ जस्टिस इसमें आ रहे हैं इंडिया में जिन्होंने इंडिया को शर्मसार किया। रंजन गोगोई ले लो, चंद्रचूड़ ले लो, ये सब दरअसल देखा जाए तो संविधान के प्रति उन्होंने अपनी निष्ठा नहीं निभाई, मोदी के प्रति निष्ठा निभाई और सारे फैसले मोदी के पक्ष में दिए। ये तो इतिहास साक्षी है ना इस बात को कि जब न्यायपालिका की न्याय की तराजू की जरूरत थी इंडिया में, उस समय न्यायपालिका शायद अपने क्या कहते हैं कि अपने वर्स्ट पीरियड से गुजर रही थी। और जो हमारा सो कॉल्ड राष्ट्र नेता है उसके सामने इतनी हिम्मत नहीं पैदा कर पाई, इतना साहस नहीं पैदा कर पाई कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और बेखौफ होके फैसले दे सके। जब भारत का न्याय तंत्र या किसी देश की जुडिशरी ही मजबूर हो जाए और फैसले ना कर पाए, आप समझ सकते हो कि वो देश अंदर से टूट चुका है, डर चुका है, खौफजदा है, तानाशाही है, माफिया राज है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो किसी एक जज को ब्लेम करके भी क्या फायदा,
क्योंकि वो भी तो उसी न्यायपालिका का एक जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा है जो एक्सट्रीम खौफ के अंदर है। दूसरा, सर्जियो गौर, जिसको कि एलॉन मस्क ने स्नेक कहा, उसको भारत में एम्बेसडर क्यों बनाया गया? वो तो नौसिखिया है भी। ये तो ठीक है, वो ट्रंप का राइट हैंड है और ट्रंप के कुछ चुनिंदा लोगों में है जो कि उसके विश्वास पात्र रहे हैं, उसके खास आदमी रहे। अब उनको तो फॉरेन पॉलिसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं था, और अब जबकि भारत के ऊपर ट्रंप की गर्मा गर्मी बढ़ रही है और परसों 27 तारीख को पनिशमेंट वाले 50% टैरिफ लग जाएंगे, कस्टम्स ड्यूटी लग जाएंगे इंडिया के माल पे, और हमारा $60 बिलियन का माल बर्बाद हो गया। इसके बाद कोई ऑर्डर नहीं है और करोड़ों लोगों की नौकरी भी चली जाएगी। कुछ लाखों की तो नौकरी जा चुकी है और बाकी परसों से नौकरियां जानी शुरू हो जाएंगी। तो भारत का जो इस समय जो संबंध चल रहे हैं अमेरिका के साथ, मुझे लगता है कि उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सर्जियो गौर भारत में आ रहे हैं। अब पहली बार ऐसा है कि जो भारत में राजदूत आ रहा है वो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के मसलों के लिए भी प्रेसिडेंट ट्रंप का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो इंडिया के बारे में तो है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, म्यांमार और साथ में श्रीलंका की बात भी देखेगा, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की बात भी देखेगा, और साथ में सेंट्रल एशिया में जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, उनकी भी सारी की सारी निगरानी करेगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक अमेरिकन एम्बेसडर इतने बड़े खित्ते को यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो देखेगा और उसको कोऑर्डिनेट करेगा। यानी कि वहाँ पर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं उन देशों में, वो इस बंदे के अंदर आ जाएंगे और वो इनको रिप्लाई करेंगे, खासतौर से सर्जियो गौर को, जिसको इलॉन मस्क ने सांप कहा था। अब मुझे लगता है कि ये जो मसला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं एक बात तो समझ के चलता हूँ कि भाई ये इंडिया को और मारेंगे। ये अभी भारत में अमेरिका का कोई भी राजदूत नहीं है, एम्बेसडर नहीं है, क्योंकि जब पहले यारी गरसाटी थे वो तो वापस चले गए, कब के 1 फरवरी को वापस चले गए थे। और ट्रंप का ये जो सर्जियो गौर है, जो सांप है, वो तो उसका राइट हैंड है, और इनके काम करने की जो तरीका है वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। और ट्रंप और मस्क के बीच में जो दुश्मनी पैदा की है वो भी इसी सांप ने पैदा की, यानी कि सो कॉल्ड सर्जियो गौर ने पैदा की है। अब अमेरिका का एजेंडा आगे बढ़ाना है उनको, और भारत को एक तरह से फिर से और जितना दबाया जा सकता है उतना दबाना है इसमें। तो गौर ऐसे समय में एम्बेसी की कमान संभाल रहे हैं जब भारत के ऊपर 50% के टैरिफ की तलवार अटकी हुई है। और सर्जियो गौर दरअसल जो आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उस स्थिति को सुधार तो पाएंगे नहीं। और जब जेडी वेंस ने भी आज कह दिया कि जो 50% का टैरिफ इंडिया पे लग रहा है बिल्कुल ठीक है, और इंडिया विल सफ़र फॉर बाइंग द ऑयल फ्रॉम रशिया। और बाकी जयशंकर तो एक किस्म से बेवकूफ़ किस्म के विदेश मंत्री हैं, उनका क्या करना है? वो तो बेहूदगी और बदतमीज़ी की कई बार हद पार कर चले जाते हैं, और कई बार कहेंगे तुमको खरीदना, हम तो महंगा बेचेंगे, तुमको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो, इफ़ यू वांट टू बाई इट, इफ़ यू वांट टू डोंट बाई इट, डोंट बाई इट। इस किस्म की बातें कभी फॉरेन मिनिस्टर कभी करता है क्या? ये तो गली मोहल्ले की, क्या कहते हैं, गुंडों की भाषा होती है, जो आज की डेट में जिस ढंग से ये हमारे विदेश मंत्री बात कर रहे हैं। और वो दरअसल आज की डेट में ना अमेरिका के खिलाफ इसलिए भी जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका बेटा अमेरिका के अंदर है और अंबानी का एक तरह से एजेंट है वहाँ पर। तो जो आदमी अंबानी का एजेंट है, अंबानी की दलाली कर रहा है, और वो अपना विदेश मंत्री का बेटा है, तो अमेरिका से दुश्मनी करेगा तो रूस से तेल खरीदना पड़ेगा, रूस से तेल खरीदेगा तो अंबानी का भला होगा, अंबानी का भला होगा तो जयशंकर वही तो कर रहे हैं कि अमेरिका से और कैसे प्रोवोकेशन करके उस दुश्मनी को और बढ़ाया जा सकता है। अगली खबर पे आते हैं कि हूतीस ने दरअसल क्या कहते हैं कि क्लस्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, क्लस्टर मिसाइल्स का। और ये इसकी वजह से क्या है कि नेतन्याहू जो है ना बहुत परेशानी के अंदर आ गए हैं कि भाई हो क्या रहा है, अल्टीमेटली ऐसा हुआ क्यों है। और उसने देखा कि जो वहाँ से मिसाइल्स आई हैं वो मिसाइल्स सारी की सारी जो हैं कई पार्ट्स में बट गई, उसमें से छोटी छोटी मिसाइल्स और निकली और उसने इजराइल पे अटैक किया। हालांकि उससे कोई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि फ़र्क पड़ा हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इजराइल के लिए चिंता की बात ही हो गई कि भाई ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली,
कि ये क्लस्टर मिसाइल्स जो है हूतीस के पास कहाँ से आ गई, जिसको एरोज हैं, आयरन डोम भी हैं, वो भी नहीं पकड़ पाए, कोई भी नहीं पकड़ पाए। तो नेतन्याहू आ गए चिंता में कि भाई अल्टीमेटली ऐसे हम क्लस्टर मिसाइल में, कि जिसे बताया गया कि हर मिसाइल में करीब करीब कई 100 किलोग्राम का बारूद होता है और उसमें 20 छोटे छोटे क्लस्टर होते हैं, यानी कि क्लस्टर मिसाइल्स होती हैं। और जब ये 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ से क्लस्टर छोड़ दिए जाते हैं, तो ये 8 किलोमीटर के एरियाज में फैल के अटैक करते हैं। हर क्लस्टर में करीब करीब 5-7 किलोग्राम का एक बारूद होता है। अब एक एक क्लस्टर को अगर आपको इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो आप 10-10 करोड़ की मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको 8 क्लस्टर गिराने तो पता लग रहा है 80 करोड़ की मिसाइल आपने यूज कर ली उसको करने के लिए। आप सोचिए कि इतनी छोटी कीमत के ऊपर इजराइल को कितनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए हूतीस मजबूर कर रहे हैं। और इजराइल की चिंता ये है कि ये कैसे हो रहा है। अभी तक तो क्या कहते हैं कि ईरान ने क्लस्टर मिसाइल्स का यूज किया था, हूतीस के पास भी क्लस्टर मिसाइल्स आ गई हैं। मुझे लगता है कि ये दरअसल किसी भी दूसरे देश के जो सो कॉल्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, ये उसको मिसगाइड कर सकता है, ये उसको क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा डिफीट कर सकता है। और एक ही क्या कहते हैं कि क्लस्टर मिसाइल से जब 15-20 हिस्से उसमें से निकलेंगे, आप किस किस को गिराओगे, आप क्या कर सकते हो। तो नीचे आएगा तो करेगा, और जबकि उसकी तो रीच भी इतनी नहीं है, खासतौर से सो कॉल्ड हूतीस की 2-2.5 किलोमीटर तक कोई मिसाइल चली जाए, इतनी रीच नहीं है, वो आसपास ही जाके फट के ख़त्म हो जाते हैं इसराइल के अंदर जो रिमोट इलाके हैं, और मेन तेल अवीव तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन उससे वहाँ पर सायरन तो बज रहे हैं ना, सायरन बज रहे हैं, तकलीफ़ें तो हो रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें तो हैं जो अब इसराइल को परेशान कर रही हैं। यार ये क्लस्टर वाली चीज़ें तो एक्चुअली सच कहा जाए तो एक कन्वेंशन के हिसाब से जो क्लस्टर बॉम्बिंग है वो बैन है पूरी दुनिया में। लेकिन साहब जंग और मोहब्बत पे क्या बैन है। बैन तो ये भी था कि आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं करेंगे, और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे इसराइल ने भी अटैक किया और अमेरिका ने भी अटैक किया। तो कौन सी कन्वेंशन है। तो मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। अब भारत लॉबिंग कर रहा है, और भारत ने 2 व्यक्तियों को $75,000 जो है वो, यानी कि $65 लाख पर मंथ दी जाएंगे। अब ये बड़ी अजीब सी कहानी है कि आप कोई 2-3 एक मरकरी पब्लिक अफेयर्स के साथ करार किया, और अभी चर्चा में आ रही है सारी चीज़ें, तो आप उनको 65 लाख रुपये महीना दोगे कि जी आप हमारी लॉबिंग करो। कि इसका मतलब हमारी जो सो कॉल्ड एम्बेसी थी वो फेल हो गई है। हमारे जितने भी और जो वहाँ पर लोग काम कर सकते थे अमेरिका में, जो व्हाइट हाउस को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, कांग्रेस को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, वो सब हमारे पैटर्न जो फेल हो चुके हैं। तो अब इनको लॉबीज की याद आई है। इंडिया ने पहले भी लॉबिस्ट लिए थे, लेकिन हम टोटल मिला के ले दे के सिर्फ 60-65 लाख महीना खर्च कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान तो हर महीने करीब करीब 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। हम जहाँ सिर्फ $75,000 खर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान हर महीने $6 लाख खर्च कर रहा है। उसके रिजल्ट सामने हैं साहब, कि व्हाइट हाउस हो या फिर कांग्रेस हो, वहाँ पे कांग्रेस का मतलब पार्लियामेंट हो, अपर हाउस हो, लोअर हाउस हो, सब जगह पाकिस्तान की जो लॉबिंग है वो कामयाब होती नजर आ रही है। और भारत जो है इस लॉबिंग के अंदर यहाँ पे पिछड़ रहा है। तो इस टाइम जो नैरेटिव सेट किया गया वो पाकिस्तान के द्वारा सेट किया गया। तो वॉशिंगटन के अंदर जो नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाता है, वो पॉलिसी मेकिंग में भी कामयाब हो जाता है। और हमने इस बात को पाया यहाँ पर कि कहीं ना कहीं भारत की जो खास तौर से जो लॉबिंग थी वो बहुत कमज़ोर पड़ी, और आज पूरा का पूरा व्हाइट हाउस पाकिस्तान के साथ नज़र आता है, इंडिया के साथ नज़र नहीं आता है। पैसा बड़ी चीज़ है साहब, पैसा बहुत कुछ करवाता है। और पाकिस्तान एक कमज़ोर इकॉनमी होकर भी 5 करोड़ रुपए हर महीने खर्च कर रहा है लॉबिंग के ऊपर, और इंडिया ले दे के 60-65 लाख। तो हम तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ के अंदर जहाँ पे हम 50 करोड़ महीना भी खर्च कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। अगर वो करते तो हमारे पास भी नैरेटिव होता था। दैट इज़ ए काइंड ऑफ ए डिप्लोमेटिक डिफीट फॉर इंडिया एंड डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान को तो बहुत सारे कंट्रीज़ का सपोर्ट मिला, ओपन सपोर्ट मिला। पाकिस्तान के पास टर्की भी था, अजरबैजान भी था, चाइना ने तो खुल के सपोर्ट किया, वॉर में हिस्सा भी लिया, और इंडिया के साथ तो कोई भी नहीं था। तो कभी कभी कहते हैं ना कि तुम सबको खुश करने जाते हो और कोई तुमसे खुश नहीं होता है। आखिरी की खबर है, जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने कह दिया कि भाई जो परसों से जो 50% के टैरिफ लगने जा रहे हैं बिल्कुल सही है,
और भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो साहब ये अभी तो 50% है, इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। अब एक बात जब हमें पता लग चुकी है कि पूरा का पूरा अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन भारत के खिलाफ है, प्रेसिडेंट खिलाफ है, उनके ऑफिशियल्स खिलाफ है, उनके मिनिस्टर जो कि स्कॉट बेसेंट है वो खिलाफ है, मार्को रूबियो जो फॉरेन मिनिस्टर है वो खिलाफ है, वो तो सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान भी आ रहे हैं लेकिन इंडिया नहीं आ रहे हैं। और साथ में अब जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, जो अपनी वाइफ, जिनकी वाइफ इंडियन है, उषा, वो भारत आए थे। भारत में उनको बहुत बड़ी आवभगत मिली, बहुत स्वागत किया गया था उनका, लेकिन साहब अब वो भी इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं और कहते हैं ट्रम्प कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो हम तो हर जगह नैरेटिव सेट करने में फेल होते चले जा रहे हैं और सरकार को फिक्र ही नहीं है। सरकार सोचती है ठीक है ना, आधा % हमारा अगर जीडीपी घट भी गई तो क्या है, करोड़ों लोगों की दिवाली अगर काली हो जाए तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी इंडिया में जहां 80 करोड़ को 5 किलो मिलता है वहां 130 करोड़ को 5 किलो मिल जाएगा। खाओ पियो मजा करो, सिर्फ रोटी खाओ, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द पेनी वाइज पाउंड फुलिश गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री। मोदी सरकार भारत को 20 साल पीछे लेकर चले गए, डिप्लोमेसी के अंदर ब्लंडर पे ब्लंडर पे ब्लंडर करते चले गए और नाम तो था भारत के सम्मान का, लेकिन अपनी जो सत्ता की हवस थी बीजेपी की, बस उसको पूरा रखे हुए। जनता कुर्बान होती है तो हो जाए, देश कुर्बान होता है तो हो जाए, मोदी की गद्दी रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप आए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब लोग फीडबैक देते रहिएगा, हो सके तो छोटी छोटी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, नीचे यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी जर्नलिज्म को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विदा लेते हैं आपसे, गुड नाइट।